क्वेश्चन नंबर 18 तक मैंने चैप्टर 3 क्लास 11 की चैप्टर 3 जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस 1 to 18 मैंने पहले की वीडियोस में बना दिए हैं और बता दिए सारे, तो वो लिंक में मिल जाएंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब ये जो है 19th क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अगर अच्छी तरह से हमें आते हैं तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है चैप्टर का, और दूसरी बात है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन एज इट इज़ फाइनल एग्जाम में भी आते हैं और कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत हेल्प करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है 19, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज़ इन किलो जूल्स पर मोल ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर। ग्रुप 13 एलिमेंट्स बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है, ठीक है। और डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी घटनी चाहिए, बट यहाँ पे गैलियम में बढ़ गई, यहाँ 577 थी 579 हो गई, और यहाँ थैलियम में बढ़ गई। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी को घटना चाहिए था, बट इन दोनों केसेस में ये बढ़ गई। तो ये कह रहा है कि ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द डेविएशन फ्रॉम द जनरल ट्रेंड। डाउन द ग्रुप घटना चाहिए था पर इन दोनों में बढ़ क्यों गई, तो उसका कारण क्या है कि बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, गैलियम में आते हैं जब तो डी ऑर्बिटल में 3D ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स भर जाते हैं। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद गैलियम है। तो गैलियम के केस में यहाँ पे तो डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, गैलियम के केस में 10 इलेक्ट्रॉन्स भर जाते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 31 है, और 10 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं। तो उसकी वजह से जो डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी शील्डिंग पुअर होती है, और शील्डिंग पुअर होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। गैलियम का साइज़ एल्युमिनियम से बड़ा होना चाहिए था पर उतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज़ छोटा हो जाता है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। तो मेन बात क्या कहेंगे, बिकॉज 10 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डी ऑर्बिटल इन केस ऑफ गैलियम whose shielding is very poor, therefore the force of attraction of the nucleus increases on the electrons of the outermost shell, hence its ionization enthalpy increases। गैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी इसलिए बढ़ गई क्योंकि साइज़ छोटा हो गया थोड़ा। अब इंडियम में भी डी भरे जा रहे हैं, पर थैलियम में क्या हो रहा है, एफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बिकॉज 14 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग फिल्ड इन द एफ ऑर्बिटल इन केस ऑफ थैलियम, and the shielding of f orbitals is poorer than that of d orbitals. Because of that, the effective nuclear charge will increase and the force of attraction will increase, due to which the size will decrease and ionization enthalpy will increase. तो यहाँ पे d ऑर्बिटल्स भर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स इसकी वजह से, और यहाँ f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं उसकी वजह से शील्डिंग इन दोनों की पुअर होती है, d की शील्डिंग से ज़्यादा पुअर होती है f की, तो उसकी वजह से यहाँ भी साइज़ छोटा हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, यहाँ भी थोड़ा साइज़ छोटा हो जाता है इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है। तो दोनों केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ने का कारण यह है कि यहाँ डी ऑर्बिटल्स में शील्डिंग पुअर होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो गई। और यहाँ एफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे गए डी में, यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन्स एफ में भरे गए, उनकी एफ ऑर्बिटल्स की शील्डिंग काफ़ी पुअर होती है, तो उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, और दैट्स वाई आयनाइजेशन एंथैल्पी हैज़ इंक्रीज, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन को हटा देते हैं। क्वेश्चन 20th क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको पढ़ लेते हैं। 20th क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स वुड हैव मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होगी। देखिए ऐसा है कि ऑक्सीजन 16th ग्रुप में है और फ्लोरीन 17th ग्रुप में है, ठीक है जी। तो लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव, तो इस केस में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मोर नेगेटिव, ठीक है। अब फ्लोरीन और क्लोरीन में डाउन द ग्रुप जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, फ्लोरीन से क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कम होना चाहिए था, बट और नेगेटिव होना चाहिए, मतलब लेस नेगेटिव होना चाहिए था, बट फ्लोरीन से ज़्यादा नेगेटिव क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। उसका कारण क्या है कि फ्लोरीन के अंदर जो 2p ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड है,
तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने में रिपल्शन हो जाता है। हम कहेंगे एज द साइज ऑफ फ्लोरीन इज़ क्वाइट स्मॉल देयरफॉर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ फ्लोरीन, देयरफॉर इट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स स्लाइटली लेसर देन दैट ऑफ क्लोरीन। ऑक्सीजन से ज़्यादा है बट क्लोरीन से कम है। क्लोरीन की अगर -359 के आसपास 349 के आसपास आएगी तो फ्लोरीन की -333 आएगी। तो इसकी सब कम हो जाती थोड़ी सी फ्लोरीन की, बिकॉज इट्स साइज इज़ वेरी कॉम्पैक्ट, वेरी स्मॉल, देयरफॉर व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कम्स देन देयर इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज़ लेसर देन दैट ऑफ क्लोरीन। तो इस केस में क्लोरीन की ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और इस केस में फ्लोरीन की है। फ्लोरीन के केस में कहोगे क्योंकि जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव। ठीक है, तो ये दोनों हो गए हमारे। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 21st क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा देते हैं। 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21st क्वेश्चन कह रहा है वुड यू एक्सपेक्ट द सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एज पॉजिटिव, मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव देन द फर्स्ट, जस्टिफाई योर आंसर। ये कह रहा है कि ऑक्सीजन जब पहला इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो नेगेटिव बन जाएगा, तो इसके केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकलेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो निकलेगी वो सेकंड वाले के केस में O- जब लोगे और इसके ऊपर O2- बनेगी, तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो पहले वाले से पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी कि लेस नेगेटिव होगी। ये ध्यान रखना है जब भी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कोई लेगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आर ऑलवेज लेस नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इस पर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव विल रिपेल नेगेटिव, नेगेटिव आयन के ऊपर एक और इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल होगा, इट विल रिपेल। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन की सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ पॉजिटिव। यहाँ पे 141 किलो जूल्स पर मोल अगर है तो यहाँ पे +780 किलो जूल्स पर मोल आता है। ठीक है, तो आपको क्या इसमें लिखना है आंसर? द सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज़ पॉजिटिव देन द फर्स्ट, बिकॉज आफ्टर टेकिंग वन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन बिकम्स नेगेटिव एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर नेगेटिव आयन टू गेन ए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। पहली बात। दूसरी बात क्या कहोगे? आफ्टर गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। 8 प्रोटॉन्स हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। यहाँ पे 8 प्रोटॉन्स को 8 इलेक्ट्रॉन्स खींचने थे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा था। यहाँ पे प्रोटॉन्स कम है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हैज़ डिक्रीज्ड। Therefore, its next electron gain enthalpy will be less negative or maybe positive. तो ऑक्सीजन के केस में आप कहोगे कि the second electron gain enthalpy is positive because after gaining one electron, the effective nuclear charge decreases and also it is difficult for a negative ion to take negatively charged electron. ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने में इसको दिक्कत आएगी तो एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट्स वाई इट्स सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ पॉजिटिव इन केस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, इसको हटा देते हैं, फिर और क्वेश्चंस लिखते हैं। अब हम लोग 22nd क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम की टेंडेंसी होती है। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम to attract an electron and the amount of energy released is known as electron gain enthalpy. ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कहेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is the amount of energy released when an extra या additional electron is gained by an isolated gaseous atom। ठीक है, जैसे फ्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, या क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो एनर्जी छोड़ेगा तो दैट इज़ इट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये एक अकेले एटम की टेंडेंसी है। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये उस एटम की टेंडेंसी है व्हेन इट इज़
having a covalent bond. It is the tendency, electronegativity is the tendency of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself in a covalent bond. Electronegativity is the tendency of an atom to attract the shared pair of electrons, the shared pairs of electrons towards itself in a covalent bond. मान लो कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में या फ्लोरीन के बीच में, हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है, ठीक है। तो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फ्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा खींचती है, तो इस तरह से हो जाता है, इससे हाइड्रोजन से दूर और फ्लोरीन से थोड़ा पास हो जाता है, तो हम कहते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचे। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम के अंदर, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, उनके बीच में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम की टेंडेंसी है टू गेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड रिलीज एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज टेकन बाय आइसोलेटेड गैसियस एटम। ओके, तो ये इन दोनों में होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं, इसको हटा देते हैं जो हमने किया ऊपर। 23rd क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ वुड यू रिएक्ट टू द स्टेटमेंट that the electronegativity of nitrogen on Pauling scale is 3 in all the nitrogen compounds। तो ये बात गलत है। किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो फैक्टर्स पे तो डिपेंड करती ही है। एक तो डिपेंड करती है हाइब्रिडाइजेशन पे और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी। तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 कांस्टेंट नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ रिलेटिव एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, sp2 होगा तो थोड़ी कम होगी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा तो उसके अंदर और कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ऑक्सीडेशन स्टेट जब ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। जैसे NO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है और NO में +2 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ मोर एंड व्हेन द हाइब्रिडाइजेशन इज़ sp के केस में s कैरेक्टर ज़्यादा है, तो हाइब्रिडाइजेशन पे भी डिपेंड करेगा और ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो NO2 में नाइट्रोजन की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इट इज़ नॉट कांस्टेंट 3, जो ये कहा जा रहा है दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑन पॉलिंग स्केल इज़ 3 ऑफ नाइट्रोजन इन ऑल द नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ये गलत है। हम ये कहेंगे कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी हाइब्रिडाइजेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिपेंड करती है। जब अगर नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइजेशन में होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और अगर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है तो वहाँ भी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। NO2 में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू NO, जहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो फिक्स नहीं है 3, नाइट्रोजन की हर कंपाउंड में 3 नहीं होगी, वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन पे और ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिस्क्राइब द थ्योरी एसोसिएटेड विद द रेडियस ऑफ एन एटम एज इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन एज इट लूजेज एन इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका जो साइज़ हमेशा बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए क्लोरीन है और एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो Cl- होगा, तो Cl- इज़ लार्जर देन Cl। anion इज़ ऑलवेज लार्जर, anion इज़ ऑलवेज लार्जर देन इट्स पेरेंट। क्यों ऐसा होता है? anion हमेशा अपने पेरेंट से बड़ा क्यों होता है? क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाती है। इसमें 17 प्रोटॉन्स थे, 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे 17 प्रोटॉन्स हैं और 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। साइज ऑफ एनायन इज ऑलवेज लार्जर। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, देयरफॉर द साइज इंक्रीजेस।
क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कम हो जाते हैं और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनकी अट्रैक्टिव फोर्स, जो उनकी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो उसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज, देयरफॉर द साइज ऑफ एन आयन इज़ ऑलवेज लार्जर। और फिर लूजेस वाले में क्या हो रहा है कि मान लो सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो Na+ बन गया, तो कैटायन इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। क्यों ऐसा है? उसका कारण है कि आफ्टर लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स थे, 11 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 11 प्रोटॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हैज़ इंक्रीज। एक तो कारण ये है। कैटायन में आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन्स द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एंड ऑल्सो समटाइम्स द आउटरमोस्ट शेल इज लॉस्ट। जैसे सोडियम के केस में 281 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो आउटरमोस्ट शेल भी गायब हो गया। तो इसलिए तो कैटायन में साइज़ छोटा होता है हमेशा। सबसे मेन कारण तो ये है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं, तो इसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। और दूसरी बात है, कभी कभी आउटरमोस्ट शेल भी गायब हो जाता है, तो उसकी वजह से भी साइज़ छोटा हो जाता है। ओके, इसको हटा देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। वुड यू एक्सपेक्ट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ 2 आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट टू बी सेम और डिफरेंट? जस्टिफाई योर आंसर। मतलब आइसोटोप्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम होगी कि नहीं। जैसे कार्बन के आइसोटोप हैं, कार्बन 12 है और एक कार्बन 14 है, दोनों के केस में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स सेम होते हैं। आइसोटोप्स आर दी एलिमेंट्स एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, इनमें मास नंबर में चेंज आ जाता है। अब होता क्या है कि इनमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं, पर न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड ऑन देयर एटॉमिक नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पे डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रॉन्स पे। और न्यूक्लियर चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रोटॉन्स पे। तो आइसोटोप्स के केस में हम कहेंगे कि उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज विल बी सेम बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, एंड प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव इम्पैक्ट ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हैं, पर न्यूट्रॉन्स का आयनाइजेशन एंथैल्पी पे कोई असर नहीं होगा, इसलिए आइसोटोप्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव द सेम आयनाइजेशन एंथैल्पीज़। ठीक है, ये पूछ रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी आइसोटोप्स की सेम होगी क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एलिमेंट्स की डिपेंड करती हैं ऑन देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। जितने प्रोटॉन्स होते हैं न्यूट्रल में उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो इस आइसोटोप में न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हैं, इसमें 8 न्यूट्रॉन्स हैं, इसमें 6 हैं, बट इम्पैक्ट जो होगा न्यूट्रॉन्स का नहीं होता इनके ऊपर आयनाइजेशन एंथैल्पी पे, प्रोटॉन्स का और इलेक्ट्रॉन्स का है। दोनों में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स कांस्टेंट हैं, देयरफॉर द आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ आइसोटोप्स विल बी सेम। ठीक है, अब आ जाता है 26 क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट आर दी मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर सकते हैं, एंड दे चेंज इनटू पॉजिटिव आयंस। दे कैन ईजिली लूज़ इलेक्ट्रॉन्स, ये ईजिली लूज़ इलेक्ट्रॉन करते हैं एंड चेंज इनटू पॉजिटिव आयन। जो नॉन मेटल्स होते हैं दे कैन ईजिली गेन इलेक्ट्रॉन, एंड चेंज इनटू नेगेटिव आयन। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ये स्ट्रॉन्ग क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन रहे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, नंबर 3, जो इलेक्ट्रॉन्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ लो, और नॉन मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ हाई। नॉन मेटल्स में आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ लो, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ हाई, थोड़ी ज़्यादा होती है इनसे कंपैरिजन में। ठीक है, इनके जो ऑक्साइड्स होंगे बेसिक होंगे, ऑक्साइड्स मेटल्स के बेसिक होंगे, और नॉन मेटल्स के जनरली एसिडिक होते हैं। ऑक्साइड्स आर एसिडिक, ऑक्साइड्स इनके एसिडिक होते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर मेटल्स जो हैं आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ये
आयनिक कंपाउंड ज़्यादातर, और ये ज़्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। नॉन मेटल्स ज़्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इन्होंने पूछा व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल वही है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लूज़ कर सकता है। मेटल्स आर द सब्सटेंसेज which have a tendency to lose electrons easily and non-metals which have a tendency to gain electrons easily। आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, वो गेन करते हैं। लूज़ करेंगे पॉजिटिव आयन में चेंज होंगे, गेन करेंगे नेगेटिव आयन में चेंज होंगे। और स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है रिड्यूस करने की। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है वो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ लो, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है। इनकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी इज़ लेस, इनकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी इज़ हाई। इनके ऑक्साइड्स बेसिक होंगे, इनके ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं जनरली। ये आयनिक कंपाउंड ज़्यादा बनाते हैं, वो कोवेलेंट कंपाउंड ज़्यादा बनाते हैं। ठीक है। और ये भी देख सकते हैं कि मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ लो और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ हाई। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एनर्जी ये ज़्यादा रिलीज़ करेंगे, ये बहुत ना के कम करेंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 26। अब 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 27वां क्वेश्चन में ये कह रहा है, पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई एन एलिमेंट विथ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सबशेल। सबशेल का मतलब है NSPDF में। तो आउटरमोस्ट सबशेल वाला क्या होगा, NS2NP5 वाला हो जाएगा। ठीक है। आउटरमोस्ट सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन, P में 5 आ सकते हैं, S में तो नहीं आ सकते। ठीक है। तो आइडेंटिफाई एन एलिमेंट विद 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सबशेल। तो ये S में 2, P में 5 हो तो 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हो गए। तो आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सब वाले जो एलिमेंट्स हैं दे विल बी हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सबशेल। ठीक है। P में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। फिर आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट वुड टेंड टू लूज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने वाला कौन होगा, जिसके आउटरमोस्ट शेल में 2 होंगे, तो वो NS2 वाला होगा। तो सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे मैग्नीशियम का 12 है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2, 2, 6, 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर सकता है। तो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स, तो फर्स्ट वाले केस में ये 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। 17th ग्रुप का एलिमेंट ले लेंगे कोई भी, और आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट वुड टेंड टू लूज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स होने वाला सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जिनके अंदर आप कैल्शियम, मैग्नीशियम कोई भी ले सकते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेकंड ग्रुप। ठीक है। फिर नेक्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट वुड टेंड टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स वही ले सकता है जिसके आउटरमोस्ट शेल में 6 हो। तो 16th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। 16th ग्रुप के एलिमेंट्स में आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम में। ऑक्सीजन के क्या है, 1s2, 2s2, 2p4। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो 16th आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट वुड टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 16th ग्रुप में कोई भी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, किसी का नाम भी ले लें, ऑक्सीजन है, सल्फर है, 16th ग्रुप एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है जी, वो 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेंगे। और नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ग्रुप हैविंग मेटल, नॉन मेटल, लिक्विड एज वेल एज गैस एट रूम टेम्परेचर। ये 17th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी आपको। 17th ग्रुप के एलिमेंट के अंदर आपको मेटल कौन है, आयोडीन है। ठीक है। 17th ग्रुप में आयोडीन मेटल है। ठीक है। फिर कह रहा है आयोडीन लिख लो चाहे, आयोडीन। ठीक है, मेटल है। फिर नॉन मेटल के अंदर है आपके फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये नॉन मेटल्स हैं। एक ही ग्रुप के हैं ये सारे 17th ग्रुप के। फिर लिक्विड, ब्रोमीन लिक्विड होता है, ब्रोमीन इज़ लिक्विड एज वेल एज गैस। फ्लोरीन, क्लोरीन दोनों गैस हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन बोथ आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर। तो इसने पूछा है आइडेंटिफाई द ग्रुप हैविंग मेटल, नॉन मेटल, लिक्विड एज वेल एज गैस एट रूम टेम्परेचर। तो आप कहोगे 17th ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर मेटल, नॉन मेटल, लिक्विड एज वेल एज गैस होते हैं। मेटल में आयोडीन है, नॉन मेटल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, लिक्विड होती है ब्रोमीन एट रूम टेम्परेचर, और फ्लोरीन, क्लोरीन गैसियस होती है। तो इस तरह से ये 27th क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने ये आपके यहाँ तक कर दिया इस वीडियो में। ठीक है। आपको एक काम करना है, आप कमेंट बॉक्स में एक आंसर छोटा सा लिखेंगे कि कौन सा, किस ग्रुप के एलिमेंट्स आर मोस्ट नॉन मेटेलिक इन नेचर। पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप के एलिमेंट्स आर मोस्ट नॉन मेटेलिक इन नेचर एंड विच आर मोस्ट मेटेलिक इन नेचर।
आपको ग्रुप बताना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 1 to लेके 18 तक के ग्रुप में कौन सा ग्रुप के एलिमेंट सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक होते हैं और कौन से ग्रुप के एलिमेंट सबसे ज़्यादा मेटेलिक होते हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चंस कर दिए और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। ओके, मेरी वीडियोस को आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का बेनिफिट उठा पाए। ओके, थैंक यू।